अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, साल दोइम के तलबा, स्विक्स के तलबा तवज्जो करेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि कल हम 1935 का एक्ट जो है उसको डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर तीन चार ज़ैली टॉपिक्स जो हमने कवर किए थे, जिसके अंदर हमने उसका सियाक़ व सबाक़ देखा था, फिर उसकी चंद एक नुमायाँ अहम खुसूसियात देखी थी। इख्तियारात की तकसीम के मुतल्लिक़ किस तरह से दस्तूर के अंदर 3 मुख्तलिफ़ तरह की लिस्टें शामिल थीं उसको डिस्कस किया था, और 2 अमली को हमने डिस्कस किया था कि 2 अमली क्या है। आज हम इससे आगे चलेंगे और अगला इससे रिलेटेड जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है गवर्नर जनरल के इख्तियारात। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये गवर्नर जनरल कौन था। जी, वफाकी हुकूमत की आइनी तौर पे सरबराही जिस शख्स को हासिल थी उसे गवर्नर जनरल के नाम से डेजिग्नेट किया जाता था और ताज बरतानिया इसे नामज़द करती थी, और इसकी मदद के लिए एक इंतज़ामी काउंसिल जो है वो भी क़याम में लाई गई थी, और एक काबीना भी थी। उस काबीना के अंदर जो वो काबीना थी वो मरकज़ी कानून साज असम्बली की निगरानी में काम करती थी। अब ये जो इंतज़ामी काउंसिल जिसका मैंने ज़िक्र किया है, ये नॉमिनेटेड लोग थे और इसमें ज़्यादातर अंग्रेज़ ऑफिसर्स थे जिनको गवर्नर जनरल नामज़द करते थे, और वो उन महकमों का निज़ाम चलाते थे जो एक्ट की रूह से गवर्नर जनरल की स्वाबदीद के ऊपर रखे गए थे। तो ये 2 अमली का निज़ाम बड़ा पेचीदा निज़ाम था इस हवाले से कि ये लोग जो नॉमिनेट किए जाते थे, इनको जो इख्तियारात मिलते, इन इख्तियारात को एक्सरसाइज करने के हवाले से वो किसी काउंसिल, काबीना या मुकन्ना को जवाबदेह नहीं थे। वो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नर जनरल के सामने जवाबदेह थे, और उस एक आदमी की खुशनुदी जब तक उनको हासिल होती तो वो अपने ओहदे पर बरकरार रह सकते थे। तो ये इस तरह से 2 अमली का निज़ाम बन गया कि कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो नामज़द करदा अफराद के पास हैं, और कुछ डिपार्टमेंट्स कैबिनेट के जो हैं वो उन लोगों के पास हैं जो चूज़न रिप्रेजेंटेटिव या आवाम के चुने हुए नुमाइंदे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये नामज़दगी और लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से मुंतखब होने वाले अरकान के दरमियान इख्तियारात की एक तकसीम थी, और उस तकसीम के अंदर जो ज़्यादा निस्बतन इम्पॉर्टेंट महकमे थे वो नामज़द करदा लोगों के पास थे। तो इसे 2 अमली का निज़ाम कहते हैं। अब हम देखेंगे कि गवर्नर जनरल जो है और उसके जो इंतज़ामी काउंसिल थी जिनको वो नामज़द करता था, उनके सुपुर्द कौन कौन से महकमे किए गए थे। तो उसमें एक तो वफाकी हुकूमत की मालियाती हैसियत को महफूज रखना, यानी आप कह सकते हैं सिंपली कि वजारत ख़ज़ाना उनके पास चलेगी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी रियासत का निज़ाम चलाने के लिए। जो ख़ज़ाना है और जो फ़ंड्स हैं, यानी रेवेन्यू कलेक्शन और फिर उसको ख़र्च करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद रियासतों के हुक्मरानों के तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त करना, यानी आपको मालूम है कि 564 के करीब ऐसी रियासतें थीं जिनके वालियान थे, प्रिंसली हुड स्टेट्स जिन्हें कहते हैं। तो उनकी हिफाजती बंदोबस्त के हवाले से ये ज़िम्मेदारी भी वफाकी हुकूमत यानी गवर्नर जनरल को ही सुपुर्द की गई थी। उसके बाद अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत करना, और उस ज़माने के अंदर रिमेंबर के मुसलमान भी एक अक़लियत ही थे, अगरचे बहुत बड़ी अक़लियत थे कि उनकी तादाद को 15 करोड़ के करीब होगी, लेकिन बहरहाल वो अक़लियत ही थे हिंदुओं के मुकाबले में निस्बतन। फिर उसके बाद जो है वो सिविल मुलाज़मतों से वाबस्ता अफराद का तहफ़्फ़ुज़ करना, यानी सिविलियन ब्यूरोक्रेसी। ये समझ लें कि आजकल जैसे हमारे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, FPSC, तो इसी तरह से आप कह सकते हैं कि उस ज़माने के अंदर जो रिक्रूटमेंट सिविलियन ब्यूरोक्रेसी की थी और उनकी मुलाज़मत का जो तहफ़्फ़ुज़ था, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब सिक्योरिटी, इस हवाले से जो महकमा डील करता था वो भी गवर्नर जनरल के मातहत था। उसके बाद फिर बरतानिया की बर्र-ए-सग़ीर से तिजारत को तरक्की देना और अंग्रेज़ ताजरों को सहूलत पहुँचाना। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से कि वज़ीर तिजारत जो उस ज़माने का था वो भी नामज़द था, और गवर्नर जनरल जो था वो इस मैटर को देख रहा होता था। अब गवर्नर जनरल जो था उसको बेपनाह इख्तियारात हासिल थे, यानी काबीना में रद्द-ओ-बदल करने। अजीब बात है कि यानी शफलिंग ऑफ द मिनिस्टर्स वो कर सकता है। दस्तूर को मुअत्तल करना, वक्ती तौर पे 1935 का एक दस्तूर ही था, तो दस्तूर के कुछ शिक्कों को मुअत्तल कर दे या सारे दस्तूर को मुअत्तल कर दे और नाम ये दे दे कि इस वक्त ये इंतज़ामी ज़रूरत थी या लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द हिंदुस्तानी नेशन, उसके लिए मैंने ये कर दिया। कोई भी उसके लिए वो एक्सक्यूज़ फराहम कर सकता था, ख़ुद को दस्तूर को मुअत्तल कर सकता था। अच्छा, फिर कानून साज़ असम्बली का इजलास तलब करना, उसे मुलतवी करना,
اور آرڈیننس جو ہے وہ نافذ کرنے کے اختیارات بھی اس کے پاس تھے۔ آرڈیننس یا حکم نامہ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ سربراہ مملکت جس وقت قانون ساز اسمبلی کا اجلاس نہ ہو رہا ہو اور قانون دینے کی یا بنانے کی ضرورت پیش آ جائے تو ایک آرڈیننس یا حکم نامہ جاری کرتا ہے، اور عام طور پہ 120 دن اس کی مدت ہوتی ہے۔ تو بعد میں یا تو اسمبلی اس کو ریٹیفائی کر دیتی ہے، اس کی تائید و توثیق کر دیتی ہے، یا پھر وہ اپنی مدت ختم ہونے پہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کو آپ آرڈیننس کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تھے گورنر جنرل کے صوابدیدی اختیارات۔ میرا خیال خاص تفصیل سے میں نے بتا دی ہے، آپ کی کتاب میں بھی درج ہیں، تو وہاں سے آپ دیکھیں، اس کو پڑھیں اور اپنی تیاری کریں۔ اس کے بعد ہے ایک چیز وزیر امور ہند۔ تو وزیر امور ہند کا عہدہ 1858 کے ایکٹ سے موجود تھا۔ کل میں نے بتایا تھا نا کہ 1858 کا ایکٹ، پھر اس کے بعد 1892 کا ایکٹ، اور اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1909 کی اصلاحات، اور میں نے بتایا تھا 1919 کی اصلاحات، اسی طرح 1861 کا ایکٹ۔ تو یہ گریجولی انگریز کی پالیسی تھی کہ یہاں ویسٹرن طرز کے انسٹیٹیوشنز کو متعارف کروایا جائے اور لوگوں کو جو ہے اس انداز سے مائل کیا جائے کہ وہ اپنے پولیٹیکل ڈیلیگیشنز کے ذریعے سے یا پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے سے اپنے مطالبات انگریز سرکار کے سامنے رکھیں اور کسی عسکری بغاوت کی طرف مائل نہ ہوں۔ اور یہ بڑی ان کی کامیاب پالیسی تھی، اور آہستہ آہستہ گریجولی انہوں نے پھر یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ یہاں انجیکٹ کر دیے ہمارے مزاج کے اندر، اور جو ان کے خلاف کسی قسم کی عسکری بغاوت کا خطرہ تو آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، اور پوٹینشیل بھی نہیں تھا شاید مقامی لوگوں کے پاس کہ ان کو طاقت کے بل بوتے پہ ہٹا دیتے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ انگریز یہاں پہ آیا تو اس سے پہلے تو یہاں بادشاہت ہوتی تھی، یہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز اس نے دیے، اور بہت ساری چیزیں اس کی وجہ سے ہیں۔ یہ سویلین بیوروکریسی کے اندر جو ڈیزیگنیشنز ہیں، یہ سٹرکچر ہے جو فوج کے اندر ڈیزیگنیشنز ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے مغلوں کے دور کے اندر جو جسے ہم صوبے دار کہتے تھے، تو وہ ایک پورے صوبے کے والی کی حیثیت رکھتا تھا،